आप सब लोगों को हेलो। आपने उम्मीद है कि सेट बनाया होगा। आपने में जो लोग भी मेंस के एस्पिरेंट हैं, और अनडाउटेडली एक चीज आप लोगों को देख के लगा होगा कि कुछ क्वेश्चंस का लेवल ऊपर है। जैसे कंप्रीहेंशन का लेवल अच्छा खासा है, मैंने जानबूझ के रखा है। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर आप एडवांस में तैयारी कर रहे हो तो आपका लेवल अप होना चाहिए। चीज़ों का लेवल जैसे कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, इन चीज़ों का लेवल ऐसा हो कि आपको लगे जहां पे आपको ज़्यादा स्कोर करना है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैंने पैटर्न पे कि सेंटेंस अरेंजमेंट को ज़्यादा मैंने महत्व दिया है। और पर्टिकुलरली 2022 में जिस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें दो बीच में गैप थे, उस तरह के क्वेश्चन मैंने दिए हैं और वो क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूंगा। तो तीन चीजों पे मेरा फोकस रहेगा, पर्टिकुलरली दो चीजों पे, कंप्रीहेंशन और एक सेंटेंस अरेंजमेंट। क्योंकि मैंने कहा, मेरा अपना इंट्यूशन ये है कि सेंटेंस अरेंजमेंट और पैसेज आपका अगर अच्छा बने, क्योंकि क्लोसेस भी अगर बढ़ाता है तो क्लोसेस भी अगर आप हाउ टू सॉल्व, क्योंकि हम लोग बूस्टर सीरीज में भी देख रहे हैं क्लोज टेस्ट, तो आपके पास ढेर सारी चीजें मिलेंगी। चैलेंजर में भी मैं उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं क्लोज टेस्ट भी एक आधे नेम इंक्लूड करूं। सो अभी इस सेट को देखो आप कि आपने कितना उसमें टेकअप किया है प्रॉपरली। देखिए, हम लोग अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। उसके पहले आप अपने आंसर्स को जरा देख लो, आपके आंसर्स। एंड अगर किसी चीज में, पर्टिकुलरली कंप्रीहेंशन में अगर गलतियां हो रही हैं तो डोंट वरी, मैंने लेवल ऊपर रखा है। आप इस लेवल पे अपनी एक्यूरेसी को ले आने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आपके प्रैक्टिस से नीचे लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर मुश्किल लेवल का आ जाएगा तो वहां तो आपके परफॉर्मेंस का है ना, वहां तो आपके पास कोई स्कोप नहीं बचता कि आपने कितना खराब किया या आपने कितना छोड़ा, वो तो स्कोप बचता नहीं है। सो आप ये वर्स्ट मान के चलो कि मेरा पेपर इतना गंदा रहेगा और अकॉर्डिंगली मुझे परफॉर्मेंस इसमें अच्छा रखना है। चलिए अब हम लोग 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जो रॉन्ग स्पेलिंग जिसका इनकरेक्ट है वो आपको चुनना है। और आप सेंटिमेंटल जानते हो, आर्काइज्म आपको कंफ्यूजन कर सकता है, हैंडसम आपको कंफ्यूजन कर सकता है, बट जरा सोचना कि एरोप्लेन का स्पेलिंग क्या होता है। AEROPLANES, एरोप्लेन का स्पेलिंग ये होता है। सो आपका आंसर डी था। अब इस सेंटेंस को देखो, सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट में एक चीज जरूर करना कि आप ऑप्शन पहले चेक कर लेना। देखो, एक में ए दिया हुआ है, 3 में उसने बी शुरुआत में किया है, तो चांसेस ज्यादा बनेगा बी के पहला सेंटेंस होने का। और आप कंफर्म कर लो ना, नाउ अंडर, नाउ ये जो दिया हुआ है ना अब, तो पक्का है कि पहले की भी बातें हुई होंगी। अंडर लिबरल इकोनॉमी दे आर लर्निंग, वो सीख रहे हैं। कौन भाई? ये तो लोग, ये फर्स्ट सेंटेंस में तो आ नहीं सकता। सो तुम्हारा बी पहला गया। इन इंडिया कॉर्पोरेशन रिसेंटली अचीव सक्सेस बाय अवॉइडिंग कंपटीशन यूजिंग प्रोटेक्टेड एंड रेगुलेटेड डोमेस्टिक मार्केट। अब उसके बाद बी के बाद 2 जगह डी दिया हुआ, 1 जगह ए दिया हुआ है। अब डी को और ए को दिमाग में रखो। दे आर लर्निंग, कॉर्पोरेशन या बिजनेस लीडर्स, टू कंपीट डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली। सो तुम्हारे पास अगर तुम ध्यान दो तो बी के बाद तुम्हारा बी के बाद तुम्हारा ए आएगा कि डी आएगा, अभी तुमको डिसाइड करना है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, बिजनेस लीडर्स आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू मीट कॉम्पिटिटिव चैलेंज एंड टू अवॉइड बीइंग स्वेप्ट अवे। अब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो कॉम्पिटिटिव चैलेंज को फेस करें, बिजनेस लीडर्स।
क्योंकि अगर आप कॉरपोरेशन इस्तेमाल करो या लीडर्स इस्तेमाल करो, दोनों प्लुरल के, दोनों नाउन के लिए दे लगेगा, दोनों नाउन के लिए दे लगेगा। अब यहां लिखा हुआ है कि हाल तक कॉरपोरेशन ने सक्सेस अचीव किया, नाउ अंडर लिबरेटेड इकोनॉमी, अब जब उदारीकरण हो गया है तो ये कॉरपोरेशंस अब कंपटीशन कर रहे हैं डोमेस्टिकली, ग्लोबली। लीडर्स कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो चैलेंज को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो तुम्हारे बी के बाद ए आएगा एंड अकॉर्डिंगली तुम्हारा आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस में ऑप्शन दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में कौन सा होगा? तो ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय टीचर्स, हिज टीचर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। तुम्हारा थर्ड नंबर तो ठीक ही रहता है हमेशा। सिनोनिम पूछ रहा है एबिस का, he fell into an abyss of despair। अब एबिस का जो उसने मीनिंग पूछा, और डिस्पेयर का आप याद करो कि निराशा के गर्त में चला गया। एबिस का इनफैक्ट तुम अभी अगर देखो कि निराशा के गर्त में जाने की बात है, तो अभी डीप पिट और सी ऑफ डिस्पेयर या डीप पिट, और गर्त खाई, ऐसा समुद्र नहीं, तो तुम्हारा 4 का आंसर बी होगा। हिज एंटोनिम फिर से पूछ रहा है, एक्स्ट्रावेगेंट हैबिट, उसके हैबिट बड़े एक्स्ट्रावेगेंट हैं, मतलब, और एक्स्ट्रावेगेंट का तुम जानते हो कि वो जो मीनिंग होता है खर्चीला, और इकोनॉमिकल मतलब किफायती। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या? अंडर अ क्लाउड का, और आपने ये पढ़ा हुआ होगा कि अंडर सस्पिशन फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन स्पियोनेज, स्पियोनेज मतलब होता है जासूसी, वो सस्पिशन के, संदेह के घेरे में है। प्लीज कुड यू टेल मी द वे, ही रिक्वेस्टेड। अब आप जरा प्लीज लिखा हुआ है तो रिक्वेस्टेड तो जाएगा ही जाएगा। फिलर भी मैंने थोड़े ट्रिकी दिए हुए हैं। विजय डिड नॉट एक्सपेक्ट ट्रिचरस बिहेवियर फ्रॉम हिज ओन पार्टनर, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसका पार्टनर उसके साथ ट्रिचरस बिहेवियर करेगा। तो आप डीप ट्रिचरस बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो उसके पहले आप सच लगा लो, वेरी ट्रिचरस बिहेवियर नहीं, ऐसा ट्रिचरस बिहेवियर। विजय फेस्ड अ ट्रिचरस बिहेवियर, ऐसा उसने ट्रिचरस बिहेवियर नहीं महसूस किया था कि उसके पार्टनर से मिलेगा उसको। मूव, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये तो तुमको सीधा सा है कि अगर सेंटेंस क्वेश्चन इतना लंबा है तो, और सब में तो ऑप्शन गड़बड़ा दिया है ना, कुछ शब्दों को हटा दिया है, और नरेशन में या वॉइस में शब्द नहीं हटते जो जरूरी के शब्द हैं। बाई प्लस इंडेफिनिट प्रोनाउन हट सकता है, बाकी और कुछ नहीं हटता। गेट रिप्रिमांडेड को किस, मतलब डांट खाने का कौन सा वर्ड, फ्रेज का मीनिंग डांट खाना होगा? ही इज बाउंड टू गेट रिप्रिमांडेड। और डिप्रिमांडेड का आपसे जो मीनिंग पूछ रहा है, टू गेट रिप्रिमांडेड मतलब बुरा परिणाम भुगतना अपने मिसबिहेवियर के लिए। क्योंकि गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, किसी को डांटना होता है, डांट खाना नहीं होता। आई विल गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, आई विल स्कोल्ड हिम। लेकिन फेस द म्यूजिक का होता है ना, बुरा परिणाम भुगतेगा। सो ये क्वेश्चन में थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप का क्वेश्चन था, अगर आपने याद किया होगा। डिलीजेंट का उल्टा, अब अगर डिलीजेंट का उल्टा होगा तो आपका, अभी आप ध्यान दीजिएगा, अनस्किल्ड तो जाएगा नहीं, केयरलेस जाएगा नहीं, आइडल और लेजी में से एक चुनना है। और चूंकि यहां वर्कर लिखा हुआ है तो आइडल वो होता है जो कामचोर हो, कामचोर होता है, और लेजी वो होता है जो काम नहीं करना चाहे। सोचिएगा जरा मीनिंग में कि डिलीजेंट जो अपने काम को केयरफुली और मेहनत से करे, तो जो अपने काम को केयरलेस तरीके से करता है
और मेहनत नहीं करता उसको हम आइडल बोलेंगे या लेजी बोलेंगे? नेचुरली हम उसको लेजी बोलेंगे। आइडल वो जिसके पास काम नहीं हो, जो बेकार हो। लेजी वो जो काम से मन चुराए। वी विल डिस्ट्रॉय योर होमस्टेड। अब दे सेड टू हिम, तो हिज होमस्टेड होगा ना, और दे विल डिस्ट्रॉय, सॉरी, दे वुड डिस्ट्रॉय, आई बेग योर पार्डन। तुम्हारा आंसर 12 का डी हो जाएगा। ठीक है। 13 क्वेश्चन देखना। स्मिथ कुड हैव डैश इन द एग्जामिनेशन, पास्ट, फेल्ड, यही दोनों में से एक वर्ड होगा। आप जरा ध्यान देना यहां पे स्ट्रक्चर, हैड द एग्जामिनेशन बीन मोर डिफिकल्ट, अगर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट कंडीशनल, अगर एग्जामिनेशन, इफ आई हैड हेल्प्ड हिम, ऐसा वाला सेंटेंस, और इसको हम लोग लिखते हैं हैड आई हेल्प्ड हिम। इसमें इफ हटा के हम हैड को शुरुआत में भी लिखते हैं। तो अब सेंटेंस ये है कि अगर परीक्षा ज्यादा डिफिकल्ट हुआ होता तो इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स, अपने प्रयास के बावजूद वो फेल कर जाता, पास नहीं करता, फेल कर जाता। आपके पास ये अनुभव मिल रहा है, ध्यान रखिएगा कि आप जितने भी फिलर्स बनाएंगे उसको बहुत केयरफुली बनाएंगे, हड़बड़ी में मत बनाएंगे, अदरवाइज पास इन द एग्जामिनेशन आपने डाल दिया होगा, ऐसा हो सकता है। पूरा पढ़ के बनाइएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो एग्जेजरेशन का तो स्पेलिंग डबल जी होता है ना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। हेलुसिनेशन का मतलब भ्रम होता है। एडमोनिशन का मतलब डांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब इस क्वेश्चन पे आप नजर डालो, ये आपके देखने लायक चीज है और आप इसका अपना अनुभव डेवलप करो। उसने जो क्वेश्चन दिया था वो ये दिया था कि उसने S1 दे दिया था, S4 दे दिया था, इससे नीचे लेवल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल नीचे था इससे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही था। और बोला कि बीच में कौन सा दो ऑप्शन फिट बैठेगा, कौन सा दो सेंटेंस वहां पे फिट बैठेगा, और वो सेंटेंस यहां दिया हुआ था। ठीक है। अब आपसे इसको बनाने का तरीका आप समझिए। तरीका यह है कि आपका ये शुरू हुआ और ये अंत हुआ। तुम जरा इसको पढ़ो। Some of the studies reported by organizations affiliated to the Union Ministry point to the effective intervention of the community-led Van Panchayat in preventing fire. कुछ जो स्टडीज है जो उन्होंने रिपोर्ट किया है कि वान पंचायत ने फायर को रोकने का अच्छा काम किया है। इफेक्टिव इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब होता है हम कोई कदम उठाते हैं और उसका मतलब इफेक्टिव लिखा हो तो उसका असर अच्छा पड़ा है। यहां लिखा हुआ है द फुल एक्सटेंट एंड इंपैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी है उसके पूरे प्रभाव, कितना प्रभाव पड़ा है, कैन बी असेस्ड ओनली आफ्टर दे हैव अबेटेड विथ बेटर वेदर कंडीशन। वो तब होगा जब वेदर का कंडीशन बेटर हो जाए, फायर आग बुझ जाए। बट द फ्यूरियस ब्लेज दैट हैज स्वेप्ट द हिल स्टेट, लेकिन ये जो आग है ना जिसने पूरे स्टेट को तंग कर दिया है, एकदम पूरे बर्बाद कर दिया है हिल स्टेट को, ड्राइव्स फ्रॉम दैट द ट्रूथ दैट गवर्नमेंट्स आर येट टू फाइंड साइंटिफिक वेज टू टैकल द फिनोमेनन। गवर्नमेंट को अभी तक फिनोमेनन मतलब इस चीज से टैकल करने का कोई रास्ता नहीं मिला है, येट टू फाइंड। अब जरा ध्यान देना, प्रोग्रेस कैन बी मेड ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन टू द लोकल रेजिडेंट्स एंड ऑफिशियल्स। अब जरा आप सोचिए कि आप माइनस कीजिए कि हम अगर लोकल लोगों को, रेजिडेंट्स को, ऑफिशियल्स को दें अगर उनको ट्रेनिंग, तो इससे भी लाभ होगा। तो ये तो S4 के बाद जाने का है,
S4 के तो बाद जाएगा ना, क्योंकि इसने ये अच्छा काम किया है। तो अगर हम उनको ट्रेनिंग दे तो बहुत बार ऑप्शन ऐसा देता है जो 4 के बाद अगर आप लिखो तो आपको करना है। क्या हम ऑल्सो वाला यहां डालते हैं बीच में? नहीं डाला जा सकता ना। और अगर तुम्हारा P कटेगा तो तुम्हारा ये कट जाएगा। अब तुम R को देखो। द उत्तराखंड गवर्नमेंट शुड लर्न फ्रॉम द सेवरिटी ऑफ एक्सपीरियंस। उत्तराखंड गवर्नमेंट को सीखना होगा एंड इन्वॉल्व इट्स रूरल कम्युनिटीज इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। वो अपने रूरल के वहां गांव के जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें कि वो फ्यूचर को लेके वो प्रिपेयर करें अपने आप को। मैं इसको रखूंगा। क्यू को देखो, क्यू क्या लिख रहा है? सिग्निफिकेंटली द यूज ऑफ बायोमास अल्टरनेटिव। अगर हमने बायोमास अल्टरनेटिव का इस्तेमाल किया इंक्लूडिंग कुकिंग गैस हैज अ बेनिफिशियल इंपैक्ट ऑफ फायर रिस्क, दिस मस्ट बी एक्सपेंडेड। अब जरा एक बात बताओ कि अभी जो फायर के फॉरेस्ट फायर के लिए बात हो रही है, तो हम इसको बीच में कहां से डालेंगे? और अगर क्यों हमने काटा तो तुम्हारा एक कट गया। ये तो कुकिंग गैस के इस्तेमाल जो हम आगे में बोल सकते थे, यहां इन दोनों के बीच में वेदर कंडीशन ठीक होगा तो उसका असर दिखाई देगा। और इन लोगों ने फायर वैन पंचायत ने काम किया। वैन मीन्स सॉरी बेग पार्डन, वन पंचायत ने, फॉरेस्ट काउंसिल ने इसमें अच्छा काम किया है। तो क्यों तो हम काट दे रहे हैं। अब तुम एस को पढ़ो। इट इज पॉसिबल दैट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्लाइमेट में बी एग्जर्बेटिंग द प्रॉब्लम। जो क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो इस समस्या को और बढ़ा रहा है। मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड टू कंक्लूड वेदर द अल नीनो। अब ये वेदर कंडीशन की बात हो रही है, तो वेदर कंडीशन को एस एंड आर दोनों को हम रखते हैं और आंसर इज बी। आप ये ध्यान रखिएगा कुछ ऑप्शन S4 के बाद के आ सकते हैं, आप उसको हटा दीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए 16 नंबर को। 16 नंबर में लिखा हुआ है ये आसान था, सीधा तुम्हारा सी पहला जाएगा कि जो नेशनलाइजेशन के जो मास्टर थे उन्होंने सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बैंक को कहा कि वो आइडेंटिफाई करें प्रायोरिटी सेक्टर को जिनको कर्ज देना है। सी तुम्हारा पहला जाएगा। सी पहला जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब सी के बाद बी जाएगा कि डी जाएगा? डी में क्या लिखा हुआ है? लॉस मेकिंग ब्रांचेज। तो पहले लॉस हो, जबकि बी में लिखा हुआ है एज ए रिजल्ट बैंक ने बहुत ज्यादा कर्ज देना शुरू किया। तो ये तुम्हारा सीधा सा आसानी से बन गया। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, जिसको किसी ऑक्यूपेशन का बहुत ज्यादा लंबा अनुभव हो तो वो तो वेटरन ही होगा ना। कॉमन एरर, कॉमन एरर भी थोड़ा संभाल के बनाइएगा, क्योंकि बचपन से मतलब हम लोग इतना प्रैक्टिस किए हैं इजी इजी क्वेश्चन वो दे सकता है। लेकिन आपका पेपर अगर पहला पेपर आपका खराब जाए तो आप ये ध्यान रखना कि मैं आपको सचेत कर रहा हूं पेपर को थोड़ा और केयरफुली बनाने का, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये आपकी अंतिम परीक्षा होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस प्रिंसिपल का स्पेलिंग, ये प्रिंसिपल का स्पेलिंग होता है सिद्धांत के रूप में, और मुख्य का जो इंग्लिश होता है वो प्रिंसिपल होता है। सो वर्ड का भी एरर देता है, वो होमोफोन का, सिमिलर साउंडिंग वाले वर्ड्स का, और वो हम पढ़ते हैं लेकिन स्पेलिंग पे ध्यान नहीं जाता। नेक्स्ट प्लीज। इस नरेशन को देखो, ये नरेशन भी बड़ा चुन के रखा हुआ था। यू कैन फोन फ्रॉम माई ऑफिस ही सेड। जब इस आदमी ने कहा और भीतर में दो आदमी हैं, तुम मेरे ऑफिस से फोन कर सकते हो। अब जरा सोचिए
कैन वाला पहले हट जाएगा, कैन तो होगा नहीं, कैन होगा नहीं। अब ही सेड दैट ही कुड फोन फ्रॉम हिज ऑफिस, अभी जरा दोनों में ही आ गया है, उसने कहा कि उसी आदमी के बारे में, जबकि क्वेश्चन में दो आदमी हैं। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपनी तरफ से यू लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन एरर। और कॉमन एरर में जानते हो कि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल कभी नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट, तो फर्नीचर वाला तुम्हारा ए हो जाएगा। अब तुम्हारा 21 नंबर क्वेश्चन को देखो। 21 में तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस डी होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, साउथ अफ्रीका इज ए रेशियली डिवाइडेड सोसाइटी सिंस द फर्स्ट यूरोपियन सेटलर्स, तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस होगा ही। और अगर आप डी को फर्स्ट सेंटेंस लेते हो तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं, डी फर्स्ट में, उसके अलावा कहीं पे है ही नहीं। सो इसको फर्स्ट सेंटेंस के बाद आगे बनाना भी नहीं है ना। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में आप जरा फर्स्ट सेंटेंस टेकअप करो। सच ए सिस्टम, ये फर्स्ट हो नहीं सकता, ऐसा सिस्टम, तो कोई ना कोई सिस्टम इसके पहले होगा। अब तुमको इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस इज मोर ऑफन देन नॉट डन फॉर द पर्पस ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये तुम्हारा फर्स्ट। दे मस्ट बिकम, ये भी नहीं होगा। इवन वेयर इवेल्युएशन सिस्टम इज वंस फॉर प्रमोशन, तो यहां तक कि जहां इवेल्युएशन सिस्टम, ये भी फर्स्ट नहीं होगा। तो तुम्हारा बी पहला जाने का है, और मैं अगर बी देखूं तो बी सिर्फ यहां है। तो अगर ऑप्शन में कोई तुमने फर्स्ट डिसाइड किया, फर्स्ट वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने वाला होता है, अगर वो किसी ऑप्शन में एक ही जगह पे है तो फिर और कहीं आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मूव कीजिए। राम से पुट अ वेरी डैश फेस व्हेन ही सेड समथिंग सिली, वो अपना चेहरा ऐसा बना लेता था जब वो मूर्खतापूर्ण बात बोलता था। एंड द कंट्रास्ट मेड एवरीवन लाफ, और जो कंट्रास्ट होता था उससे लोगों को हंसी आती थी। तो बोल रहा है सिली और चेहरा बनाएगा सीरियस, तभी ना कंट्रास्ट होगा। आगे, राजेंद्र हैड टू ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच देयर, राजेंद्र को बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी वहां पहुंचने के लिए। बट बता रहा है कि आगे में कुछ पॉजिटिव बात करनी होगी। His trips were dash each time and were worth the effort, उसके प्रयास के योग्य थे। तो पॉजिटिव बात करनी है तो प्रोडक्टिव होगा, और तो कोई वर्ड जाना नहीं है। मैं आपके फिलर्स का, आपके सेंटेंस अरेंजमेंट का कंप्रीहेंशन, इवन क्लोज टेस्ट भी मैं चेक कर रहा हूं, और यही 4 पे हम लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है। आगे देखिएगा, नरेशन वॉइस भी सिंपल तो नहीं दिया हुआ है, बहुत जगह पे टफ मिलेगा। मेन लाइक वुमेन टू फ्लैटर देम, अब ये लाइक का वॉइस एक ऐसा है कि जब सब्जेक्ट प्लस लाइक दिया हुआ रहे पसंद करने का, तो ये सिर्फ वॉइस के ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है, ये और कहीं मत यूज कीजिएगा। तो इसका जब बनता है तो वुमेन सब्जेक्ट प्लस लाइक एज इट इज आ जाता है, आर लाइक्ड इज लाइक्ड मत कीजिएगा। करना क्या है कि इस टू भी वन को टू बी भी थ्री, और अगर यहां भी फोर हो तो बिंग भी थ्री में चेंज कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, तो बस खाली आपको चेक ये करना है अगर ऐसा आ जाए तो कि टू बी फ्लैटर्ड कहां पे है, और वो यहां पे है, क्योंकि लाइक को चेंज नहीं करना, यहां पे उसने लाइक को आर लाइक कर दिया है, वो नहीं होगा कभी। ये वॉइस में एक खास स्ट्रक्चर है जो किसी नियम कानून से अलग पालन होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टिलली डन, स्टिलली मतलब चोरी छुपे कोई काम किया जाए तो वो तो सरप्टिशियस होता है ना, सरप्टिशियस। विलेनियस, विलेन से बना बहुत बुरा, नेफेरियस बहुत बुरा काम, डेवियस घुमावदार, गलत या स्ट्रेट नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखो। 27 नंबर में तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा?
एक दो में डी दिया हुआ है, दो में बी दिया हुआ है। इन द 20th सेंचुरी द रेशनल एग्जीक्यूटिव टुक कमांड। 20वीं शताब्दी में इस एग्जीक्यूटिव ने कमांड ले लिया। बी में देखो इन द 19th सेंचुरी, तो बी के बाद तो तुम्हारा बी पहले आएगा, पहले 19th सेंचुरी फिर 20th सेंचुरी, तो बी के बाद डी आएगा। आंसर तुम्हारा क्लियर। कोशिश ये करो कि पूरा देख के नहीं बनाया जाए, ऑप्शन पे जरूर नजर रखिएगा, ऑप्शन पे नजर रखिए। मैंने 19th सेंचुरी देखा, 20th सेंचुरी देखा, पहले ये जाएगा उसके बाद ये आएगा। नॉट ओनली से अगर सेंटेंस शुरू है तो सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी वर्ब के पहले रखना पड़ता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। नॉट ओनली अगर सेंटेंस के शुरू में है और उसके बाद अगर एक कंप्लीट सेंटेंस आया हुआ है तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को आप रखिएगा। और नॉट ओनली डिड दे गो हो जाएगा। 29 blank space. The new industrial policy is the result of the confidence. जो पॉलिसी है वो उस कॉन्फिडेंस का परिणाम है, जो गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है इंडस्ट्री के इस चीज में। अब जरा आप सोचना कि इंडस्ट्री का स्टेटस तो नहीं हो सकता है, हां प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, ओपिनियन तो हो नहीं सकता ना। प्रॉफिटेबिलिटी का में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी का नॉलेज होगा। अगर वो प्रॉफिट कमा रही हैं तो कॉन्फिडेंस कहां? ये फ्यूचर थोड़ी ही बात बना है। जो पॉलिसी है कि हमारी इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है, अब वो मैच्योर्ड है, मैच्योरिटी में कॉन्फिडेंस हो सकता है कि वो अब कंपटीशन आदि का सामना कर सकती हैं। नेक्स्ट, एक और चीज, जब आप क्लोजेस बनाते हो ना तो याद रखना कि ऑप्शंस देख लो। आप अभी ध्यान दो, आपका पहला अगर क्वेश्चन है तो वो एक ही वर्ड का 4 फ्रेम दिया हुआ है, 4 फॉर्म उसका डाला हुआ है। अब इन चारों में से कोई और मीनिंग तो फिर आपको पता है कि मर्ज का आएगा वहां पे। तो अगर एक ही वर्ड का 3-4 फॉर्म दिया हुआ हो ना तो मत पढ़िए सेंटेंस को, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इमर्ज का मीनिंग आएगा। बस ब्लैंक स्पेस के पास टारगेट कीजिए, उसके पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब कि ब्लैंक स्पेस में एक नाउन चाहिए और नाउन इमरजेंस होगा। सिंपल। इमरजेंसी तो होगा नहीं वहां पे, इमरजेंसी तो अलग ही वर्ड हो जाता है। यहां पे देन, दैन, टू और ऑफ लगा हुआ है, और अगर आप 31 में देखो तो बिगर लगा हुआ, तो बिगर के साथ देन। अगर आप 32 नंबर देखो, दीज कंपनीज नाउ सी द डैश ऑफ मोनोपोली। इनोसेंस नहीं, ट्रस्ट नहीं। अब जरा सोचिए कि मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार, जब किसी चीज पे आपका अधिकार हो। तो अभी अगर आप रिस्पेक्टेबिलिटी और वर्च्यूज मतलब गुण होता है ना, कि अब उन कंपनीज को दिखाई पड़ता है कि मोनोपोलीज एंड दे वुड लाइक टू कंबाइन विथ टेलीकॉस टू क्रिएट मोनोपोलीज फॉर देयर प्लेटफॉर्म्स। उनको मोनोपोली के अच्छे गुण दिखाई पड़ रहे हैं। एंड अंतिम वाले में, अब अंतिम में अगर प्रीपोजिशन डाला हुआ है तो एक चीज ध्यान रखना कि वो उसके पहले आए हुए किसी वर्ड के साथ है, और वो ग्रामर उसका ये बोलता है कि प्रीपोजिशन नहीं है, फ्रेज है। फ्रीज के साथ आपको बोल रहा है कि कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। एंड अगर आप ध्यान दो तो आपका फ्रीज देयर कंपटीशन आउट, कंपटीशन को बाहर रखना है, उसको अंदर नहीं आने देना है। मोनोपोली एक अधिकार जब होता है तो हम कंपटीशन को अपने से दूर रखते हैं। फ्रीज के साथ ऑफ नहीं लगेगा, इसका मतलब ये दूरी होता है, आउट लगता है। फ्रीज आउट का मतलब अवॉइड, डिस्कार्ड। देखो
कंप्रीहेंशन टफ था। मैंने जानबूझ के तीनों कंप्रीहेंशन को टफ किया है। क्वेश्चंस के नेचर में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं और आप कंप्रीहेंशन को सही सही बनाने की कोशिश करो। टाइम लगे कोई मतलब नहीं बनता है, अभी टाइम लगाने दो। एग्जामिनेशन में इससे बहुत नीचे लेवल का आएगा। मैं कभी भी मॉडल कराता हूं ना, तो लड़कों को हमेशा बोलता हूं कि आप अपने प्रैक्टिस का लेवल ऊपर रखो, ताकि आसान तो आसान होता ही है। अगर आप आसान मॉडल कर रहे हो तो टफ अगर दिया, और चूंकि तुम मेंस की तैयारी कर रहे हो जिसके क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है, तो तुम टफ करो, इससे ऊपर नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। नीचे आएगा तुम्हारे लिए आसान ही है, लेकिन अगर इस लेवल पे भी आएगा तो तुम कंफर्टेबल रहोगे। और मैंने शुरुआत से बोला है कि जब तुम्हारा मिले पैसेज, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को जरा देख लो, क्वेश्चंस को देख लो। ल्यूकेमिया के बारे में कौन सा इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं है? अनीसा के केस में सब सही है, एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ के सब सही है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ल्यूकेमिया के एडवांस स्टेज के बारे में अकॉर्डिंग टू द पैसेज? एंड चौथा, कि जो नया मेथोडोलॉजी है उसका पिटफॉल, कमी जो बताया गया है वो कौन सा नहीं है? मैं हमेशा पहला वाला कंप्रीहेंशन टफ रखा है, हमेशा। कौन सा टफ पिटफॉल, उसका गड़बड़ी नहीं है। अब एक ल्यूकेमिया रोग के बारे में बात किया गया है, आपको पता होगा तो ठीक है। अब आप इस कंप्रीहेंशन में देखने की कोशिश कीजिए कि आपसे जो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। अब अगर देखो कि आपसे क्या लिखा हुआ है, Anissa's leukemia was a chronic form of disease which meant that it could only be treated, इसका इलाज हो सकता है, not cured, ये क्योर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन पे जाओ, इट कैन बी क्योर्ड, और तुमसे नॉट ट्रू पूछा है ना। अनीसा के बारे में क्या चीज नहीं है दिया हुआ? 3 सही है, 1 गड़बड़ है। और आप जरा ध्यान दीजिए कि कंप्रीहेंशन में क्या लिखा हुआ था। She learned at the outset the consequences of a genetic change in a single white blood cell. उसके व्हाइट ब्लड सेल में, बोन मैरो के, एक जेनेटिक बदलाव हुआ और उससे उसकी सारी परेशानियां। फॉर अननोन रीजन द सेल टर्न, मतलब जो हुआ था उसके व्हाइट ब्लड सेल में हुआ था। और आप चूंकि एसएससी के एस्पिरेंट हो, जीएस आप पढ़ते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल होता है। डन? और ये लिखा हुआ है कि वो इरिथ्रोसाइट में हुआ था। एडवांस स्टेज ऑफ ल्यूकेमिया के बारे में कौन सा फैक्टर दिया हुआ है? और आप ध्यान दीजिए उस क्वेश्चन में, यहां लिखा हुआ है she could live symptom free for as many as 5 years. वो 5 साल सिम्टम फ्री रह सकती है। जबकि तुम्हारे कंप्रीहेंशन में क्या लिखा हुआ है? एट दिस स्टेज अ पर्सन कैन सर्वाइव मैक्सिमम 4 to 5। जबकि पैसेज में लिखा हुआ है कि उसको 4-5 साल वो अगर इस स्टेज में अगर रहे तो वो सिम्टम फ्री रह सकती है। उसके बाद वो कितने दिन जिंदा रहेगी ये नहीं दिया हुआ है, बट सिम्टम्स उसको दिखने शुरू हो जाएंगे। और यहां लिखा हुआ है कि सर्वाइव करेगी वो 4-5 साल।
आप इस लेवल पे बनाइए, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं। एंड एक चीज अगर आप देखो, देयर इज ए नीड ऑफ वन हेल्दी पर्सन ऑफ द सेम ब्लड ग्रुप, अगर ये चीज देखिए तो अंतिम पैराग्राफ में सब लिखा हुआ है एक्सेप्ट लक की बात। द डिजीज डिफेंस सिस्टम गेट्स कंप्लीटली डेड फॉर डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम 15 दिन के लिए एकदम खत्म हो जाएगा। द डोनेशन माइट नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द पेशेंट। अब जरा कंप्रीहेंशन में नजर डालिए आप, कंप्रीहेंशन में क्या लिखा हुआ है, एक कॉम्पैटिबल डोनर चाहिए उसी ब्लड ग्रुप का। आप अगर क्वेश्चन देखो तो देयर इज ए नीड ऑफ वन हेल्दी पर्सन ऑफ द सेम ब्लड ग्रुप। दूसरा, उसका इम्यून सिस्टम आउट ऑफ कमीशन फॉर एज लॉन्ग एज 15 डेज, फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन, उसका पूरा इम्यून सिस्टम 15 दिन के लिए आउट ऑफ कमीशन, काम नहीं करेगा। उसके अलावे में एक और कि हर बॉडी डिड, और तब भी उसके बॉडी को वो डोनेशन वाला चीज रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। सो तीनों दिया हुआ है, लक इज नॉट अ फैक्टर। आपने कितना अच्छा बनाया है, आप अभी कितना अप्रिशिएट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तो फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है और चैलेंज भी आ सकता है। मेरा अपना ओपिनियन कि अगर आप मेरे साथ जुड़ के प्रैक्टिस के लिए बोले कि करना है तो मैं चैलेंज डाल रहा हूं, आप चैलेंज को क्रॉस करो। आपको अल्टीमेटली जिस दिन परीक्षा होगी मजा आएगा। पीडीएस को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना होगा? पहला, पढ़ लिया करो जरूर। ऑथर का राइटिंग स्टाइल कैसा है? सेम मीनिंग, पॉइंट का और स्क्वायर का मीनिंग चाहिए। अब जरा सेंटेंस में पढ़ो। 2 स्क्वायर मील अ डे, 2 वक्त का खाना। और आप जरा ध्यान दीजिए कि स्क्वायर का मतलब कौन सा, मिनिमम या सफिशिएंट? पहली चीज पर्याप्त, मिनिमम मतलब कम से कम नहीं, वो तो एकदम कम होता है ना। और पॉइंट का जो वर्ड दिया हुआ था, आप जरा ध्यान दो, सबसे पहले एक काम करने का है कि वर्ड को चुन लेने का है खोज के, और पॉइंट इधर था, यहां पे, सॉरी, इनइक्वालिटी के सीमा तक, यही मीनिंग आएगा ना, इनइक्वालिटी के सीमा तक। और वो तुम्हारा एक्सटेंड हो जाएगा। ऑथर का स्टाइल कैसा है? ध्यान दीजिए, अभी ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और ये आएगा ही आएगा, ऐसा ही आता ही है। अब अगर वो डिस्क्रिप्टिव होगा तो चीजों को डिस्क्राइब करेगा। अगर ऑथर का स्टाइल डिस्क्रिप्टिव होगा तो अपना कोई तर्क नहीं डालेगा। अगर वो सिंपलिस्टिक होगा तो चीजों को जरूरत से ज्यादा सिंप्लीफाई करके, सिंपलिस्टिक मतलब होता है बेवकूफी भरा, हमने जो किसी डिटेल्ड की चीज को बहुत ज्यादा आसानी से करके बता दिया है जो गलत है, हमने समस्या को उस रूप में नहीं देखा। अब इन दोनों में आपका ये है, मतलब कंफ्यूजन होगा। अगर वो आर्गुमेंट होगा तो जरा सोचना कि अपने किसी लॉजिक को प्रूव करने के लिए वो आर्गुमेंट दे रहा है, और अगर एनालिटिकल होगा तो एक फैक्ट लेगा, उसका प्लस पॉइंट, उसके प्रॉब्लम्स, उसके निदान, कॉजेज, सब वो एनालाइज करेगा। अगर वो एनालाइज कर रहा है तो एनालिटिकल है, अगर वो अपने पक्ष को प्रूव करने के लिए आर्गुमेंट दे रहा है तो आर्गुमेंटेटिव है। और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन के दुकानों के का जो सिस्टम है, उसको वो एनालाइज कर रहा था, इसलिए एनालिटिक होगा। ये चीजें दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आजकल टाइटल बहुत पूछता है। एंड आपका जो 38 नंबर का है, इसका
आप जरा देखो क्वेश्चन में, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर मेकिंग पीडीएस टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप, टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड। एक स्ट्रॉन्ग केस है कि पीडीएस को टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड किया जाए, एप्रोप्रिएट स्टेप टू मेक इफेक्टिव, तो उसको टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड करना है। सो आंसर सी हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर में एक माल न्यूट्रिशन के बारे में, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के बारे में दिया हुआ है, एंड आपसे इसका आंसर पूछ रहा है। अब आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है ना। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द क्रक्स इज, मेन फैक्टर क्या है? चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड स्टबर्न, स्टबर्न का सिमिलर मीनिंग, प्लॉजिबल का सिमिलर मीनिंग, एंड which type of scheme indicates that there was no lack of effort in India for the last 2 decades? कौन सा एक ऐसी चीज बता रहा है कि उसको लेकर इंडिया में कभी एफर्ट की कमी नहीं है? तो पैसेज में तो खाली खोज के लिखना था ये सब चीजें। अब आप यहां देखो, so it is not for lack of effort, और उसमें क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ थ्रू इट्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इंडिया हैज इवन सस्टेन्ड द ग्रेटेस्ट एफर्ट इन हिस्ट्री टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ। सो ये लैक ऑफ एफर्ट नहीं था। तो आपका जो आंसर होगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट फैमिली प्लानिंग नहीं था, चाइल्ड डेवलपमेंट का था। तुम्हारा प्लॉजिबल का मीनिंग पूछ रहा है, और प्लॉजिबल आप देखो कंप्रिहेंशन में आपके पास कहां है। प्लॉजिबल शायद इधर कहीं था, प्लॉजिबल का मतलब होता है, वो यहां पे कहीं है, मेरे को अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, सॉरी, अभी आप देखिए, द लिंक बिटवीन वुमेन्स स्टेटस एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन सिम्स प्लॉजिबल। इन दोनों के बीच जो लिंक है वो प्लॉजिबल लग रहा है, और वो तो तुम्हारा सर्टन ही होगा ना, सर्टन है। इन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। एस्टरबॉर्न, आप ध्यान दीजिए, एस्टरबॉर्न को क्या दिया है? चाइल्ड माल न्यूट्रिशन लगातार कंटिन्यू कर रहा है। परसिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूएशन, एकदम लगातार बिना रुके जिद्दी तरीके से कंटिन्यू कर रहा है। हम कितना भी हटाना चाह रहे हैं वो नहीं हट रहा है। तो तुम्हारा डिटरमिन्ड हो जाएगा। और मेन फैक्टर क्या है अकॉर्डिंग टू द ऑथर? क्रक्स क्या है? और ये ध्यान रखना, ये पैसेज में तुम्हें लोकेट करना होता है कि वो कहां पे लिखा हुआ है। The study concludes that the lowly position of women in the family is the single most important reason for the gap in child malnutrition. औरतों का जो स्टेटस है वो खराब है, और वही मेन चीज है। और आप अगर ध्यान दो कि उसका जो असर है, ये मेन चीज है, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। ये तुम नहीं ले सकते हो, पुरुष और औरतों के स्टेटस की बात नहीं हो रही है, उसका चाइल्ड न्यूट्रिशन पे असर पड़ा है, इसलिए डी लेना होगा। मैंने अपने जितनी मेरे पास एबिलिटी है, मैंने कोशिश की उसको एक्सप्लेन करने की। नाउ
आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, पेपर को लेके आपको कैसा महसूस हुआ, क्योंकि आप मेरे से इजी पेपर डिमांड नहीं करो। आप जब बोलते हो कि मॉडल सेट चाहिए होता है, तो मॉडल सेट में पेपर का लेवल अप होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए लेकिन अप होना चाहिए। आप लोग को एक दो चीजें थोड़े कमेंट करके बताना, क्योंकि ये पहला पेपर था, एक्सप्लेनेशन मेरा, ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको कितना फायदा होगा, आपके परसेप्शन के साथ मुझे जो महसूस हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। दूसरा ये कि अगर अच्छा लगता है तो कंपटीशन छोड़ दो, थोड़ा सा शेयर आदि किया करो, लाइक वाइक थोड़ा कर दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। सी यू देन, अगले पेपर के साथ फिर से हम लोग मिलते हैं।